नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं भारत के नदी तंत्रों को। भारत के नदी तंत्रों की अगर बात करें तो इनमें मुख्य रूप से जो हिमालयन क्षेत्र है वहाँ से तीन नदी तंत्र आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखिएगा कि गंगा नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र के बाद आप देखोगे कि गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। ये मुख्य रूप से नदी तंत्र मतलब कि बहुत सारी नदियों का जाल। ठीक है, बहुत सारे नदियों का जाल। उन नदियों के जाल में एक मुख्य नदी होता है और छोटी छोटी नदियां उनसे आकर के मिलती है। वो नदी, जो नदी आपको पर्वत श्रेणी से निकल करके वह कहीं न कहीं किसी बड़े जलाशय में जाकर के जल गिरा देती है, तो उसको आप उसी के नाम से जानते हैं कि ये नदी तंत्र। जैसे आप देखिएगा गंगा नदी, गंगा नदी वहां से आपको शुरू होती है, जहां से भी शुरू होती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। वहां से शुरू होकर के अंत तक वो नदी जाती है और उनसे छोटी बड़ी नदियां आके मिलती रहती है। सारों का पानी लेकर के, सभी नदियों का पानी लेकर के वो किसी बड़े जलाशय में गिराती है। तो उसी के नाम पर वो तंत्र का नाम रखा जाता है और नदी तंत्र उसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत में इसमें आप देखोगे कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और सिंधु नदी जो है इसका, आप देखोगे कि इसका विस्तार सिंधु नदी का इस होकर के ऐसे ऐसे जाती है और ऐसे करके यह अंत में ये जो है अरब सागर में यानी कि जल गिरा देती है अपना। इनसे छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती रहती है, इनकी सहायक नदियां। ठीक है, इसी प्रकार से एक नदी यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में निकलती है और उत्तराखंड से यह उत्तर प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश के बाद यह बिहार को लगभग लगभग दो भागों में बांटते हुए यहाँ बंगाल में आती है। बंगाल में यह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, एक तो पश्चिम बंगाल में रह जाती है और एक चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक, इस प्रकार से यह जाकर के वे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। एक नदी आप देखोगे यहीं जहां से सिंधु निकलती थी, उसी के आसपास यानी कि तिब्बतियन क्षेत्र में मानसरोवर के आसपास से, हमने बताया था आपको, जब हम माउंटेन्स को पढ़ रहे थे तो वहां कैलाश रेंज के पास मानसरोवर झील के पास से सांगपो निकलती है, जिसको आप कहते हो क्या, जिसको आप कहते हो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सांगपो इधर से निकलती है और सांगपो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसके बाद यह असम होते हुए मतलब बांग्लादेश में होते हुए यह जो है गंगा से जाकर के मिलती है और गंगा से मिल करके ये जल अपना जाकर के गंगा को देती है और गंगा इनकी जल, यानी गंगा को वहां पे बांग्लादेश में दूसरे नाम से जानते हैं, तो ये जल जाकर के पुनः यह बंगाल की खाड़ी में गिराया जाता है। तो ये तीन नदी तंत्र, ये आपको कौन था, ये था ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसको बोल दोगे आप। ठीक है, ये क्या था, ये था गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी। और इसमें जितना भी नदियां आएंगी तो ये सिस्टम जो बनेगा उसको बोलेंगे गंगा नदी तंत्र। यहाँ आपको है सिंधु नदी, सिंधु नदी, और सिंधु नदी में जो भी नदियां आकर के मिलेंगी और जो तंत्र बनेंगे उसको बोलेंगे सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। ये अभी गंगा नदी तंत्र है, गंगेटिक रिवर सिस्टम है। और ये जो गंगा नदी तंत्र है इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं खास करके। तो आइए देखते हैं कि ये गंगा नदी तंत्र के बारे में, इसका उद्गम कहाँ है, ये कहाँ जल गिराएगी, इससे कौन सी नदियां मिलेगी, कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हैं, इस पे कौन सी डैम बनाई गई है। तो इन सारी चीजों को अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये आपके पास मैप है, मैप का स्क्रीनशॉट लगाया गया है। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे ये उत्तराखंड के गंगोत्री का मैप है। गंगोत्री आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये गंगोत्री शहर है। ठीक है, ये जो आपको उत्तराखंड की मैप दिख रही है, देखिए हम हट जाते हैं एक बार के लिए आपके सामने से। आप जो ये मैप देख रहे हैं, यह उत्तरकाशी जिला जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तरकाशी एक जिला है उत्तराखंड का, वो आपको सबसे उत्तर और पश्चिम में कोना पर मिलेगा उत्तराखंड के। उस जगह पे, वहां पे एक ग्लेशियर है जिसको आप बोलते हो गंगोत्री ग्लेशियर। ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये जो है ना, ये विस्तार जो देख रहे हो, ये केदारनाथ से उधर, केदारनाथ की पहाड़ी इधर है, दक्षिण की तरफ है गंगोत्री से। तो ये आप जो देख पा रहे हो वो है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद बोलते हैं इसको। यहाँ से एक पर्वत है यहाँ के लास्ट में, यहाँ इस मुख पे, उसको बोलते हैं गौमुख पर्वत। क्या बोलते हैं, गौमुख पर्वत। गाय के आकार का माना जाता है कि गाय के मुख के आकार का उसका संरचना है, जिस वजह से उसको गौमुख पर्वत बोला जाता है। और वहीं से एक छोटी सी धारा निकलती है, छोटी सी धारा इस होकर के आप देख पा रहे होंगे, ये गंगोत्री शहर छोटी सी है, नगरी वो बसी हुई है इसके किनारे, और ये धारा आपको इधर की तरफ निकलती है।
ये जो इधर धारा निकली इसको कहा जाता है भगीरथी। इसको क्या कहते हैं? भगीरथी कहते हैं। जो वहां से धारा निकली उसको क्या कहते हैं? भगीरथी कहते हैं। ये भगीरथी आगे बढ़ते हुए इधर से, और यही भगीरथी जो है यहाँ आती है, और यहाँ पर इधर से एक छोटी सी नदी इससे आकर के मिलती है, भिलंगना बोलते हैं उसको। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो रिजर्वॉयर है, ये जो रिजर्वॉयर है, पानी का आकार दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो जूम करते हैं थोड़ा सा, ये देखो आप, यहाँ से वो गंगोत्री के पास से, यानी कि गौमुख पर्वत के पास से धारा निकल करके ये आई इधर, और यहाँ पे टिहरी दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, न्यू टिहरी। ये जो टिहरी है, टिहरी डैम इसी जगह पे बनाया गया है। और यहाँ पर इधर से भिलंगना मिलती है, इधर से भगीरथी आ रही थी। दोनों के संगम पे जो रिजर्वॉयर है, ये टिहरी रिजर्वॉयर है। टिहरी बांध का जो जलाशय है वो है, और यहाँ पे टिहरी डैम आपको देखने को मिलेगा। और फिर फिर जो है यहाँ से ये आगे बढ़ती है, और इसी तरह से यह आगे बढ़ती रहती है। इसी के पास जहां आप देखे अभी कि गंगोत्री दिखा था आपको, इसी गंगोत्री के पास आप देखोगे, इसी गंगोत्री के पास आप देखोगे कि इस साइड में गंगोत्री से थोड़ा सा इधर जा करके यहाँ पे है सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ हिमनद से क्या होती है कि एक धारा निकलती है, और ये धारा इधर से बहते हुए बद्रीनाथ के बगल से, यानी कि बद्रीनाथ जो आप जानते ही हैं, बद्रीनाथ के बगल से यह बहती हुई जोशीमठ होते हुए, जोशीमठ से फिर यह इधर विभिन्न नदियों, छोटी छोटी धाराओं को सम्मिलित करते हुए अपने में कर्णप्रयाग होते हुए, कर्णप्रयाग में भी देखने वाले हैं कौन सी नदियां कैसे किस प्रकार से मिलती है। और इस प्रकार से यह रुद्रप्रयाग होते हुए ये श्रीनगर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, देखो गंगोत्री से क्या निकली? भगीरथी। शतोपंथ से क्या निकली है? एक धारा निकली जिसको विष्णु गंगा बोलते हैं, या अलकनंदा इसको बड़े नाम में हम जानते हैं। तो शतोपंथ से अलकनंदा की धारा निकली, और गंगोत्री यानी कि गौमुख पर्वत से आपको भगीरथी निकली। ये दोनों आकर के एक जगह पे उत्तराखंड में मिलती है, और जहां मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ये देख पा रहे हैं आप, इसको देवप्रयाग बोलते हैं। यहाँ पे आकर के ये दोनों मिलती है, और इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तब इसको गंगा बोला जाता है। अभी तक जो ये आ रही थी तो इसको अलकनंदा बोलते थे, जो संतोपंथ ग्लेशियर से निकली थी उसको अलकनंदा बोलते थे, अलकनंदा। और जो इधर से आ रही थी उसको भगीरथी बोल रहे थे। और इस भगीरथी में एक नदी मिली थी जिसको आप भिलंगना बोले, भिलंगना नदी। भिलंगना और भगीरथी टिहरी डैम के पास मिलती है। इसी पे टिहरी डैम है। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंची जगह के डैम है, सबसे ऊंची डैम बोल सकते हैं आप उसको, वो है। तो अलकनंदा और भगीरथी ये जो दोनों मिलती है जहां देवप्रयाग में, उसको वहां के बाद ये गंगा कहलाना शुरू होता है। ठीक है, देखिए इसको विस्तार से हम देखते हुए अभी चलेंगे। तो अब देखो, उसी चीज को मैंने ड्रॉ किया है। मैप ये एक्यूरेट नहीं है, ये हमने खुद से ड्रॉ किया है, तो आपको इसमें समझने में आसानी होगी कि कहाँ कौन सी नदियाँ मिलती है, किस प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती है, कहाँ पे कौन से शहर हैं। ये चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। अभी देखिए, आपने क्या देखा? आपने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर के पास जो गौमुख पर्वत है, ये जो गौमुख पर्वत था वहां से भगीरथी नदी निकली, और ये भिलंगना से आकर के कहाँ मिली थी? टिहरी बांध के पास। टिहरी बांध इन्हीं दोनों के संगम पे है। एक हम देखे थे कि सतोपंथ ग्लेशियर से एक धारा निकली जिसको आप विष्णु गंगा या अलकनंदा बोलते थे, और ये विष्णु गंगा या अलकनंदा आगे चलते हुए यहाँ पर मिलती थी। तो हम पहले भगीरथी को देखते हैं कि भगीरथी कहाँ से निकली भैया? गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख पर्वत से निकली। और इसी गौमुख के पास जो ये जगह है, जो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही इसी भगीरथी वाले जो उद्गम स्थल है, जिसको आप बोलते हो गौमुख पर्वत, यहाँ से जब पश्चिम जाओगे तो आपको यमुनोत्री ग्लेशियर निकलती है, दिखती है, और उस यमुनोत्री ग्लेशियर से
वहां के पास एक बंदरपुछ नाम की पहाड़ी है। यहाँ कौन सी पहाड़ी थी? तो गौमुख पर्वत। यहाँ कौन सी पहाड़ी है? बंदरपुछ एक पर्वत है जहां से यमुना निकलती है। हम आगे यमुना को देखेंगे कि वो आकर के प्रयागराज में मिलती है गंगा से। लेकिन देखो कि इसी के बगल में, बगल नहीं थोड़ा सा दूर जाके, वहां पे आपको यमुनोत्री दिखती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। दोनों ही हिमनद का नाम आपको नदियों से मिलता जुलता है। तो गंगा, लेकिन गंगा कहलाती है देवप्रयाग के बाद। जब ये धारा निकलती है यहाँ से तो उसको भगीरथी कहते हैं। और ये जब अलकनंदा यहाँ पे आके मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। यमुना आपको यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके आगे बहती है और विभिन्न शहरों से, बड़े शहरों से, जैसे दिल्ली, आगरा, कुरुक्षेत्र, ये सब शहरों से आते हुए यह जाकर के प्रयागराज में गंगा से मिलती है। हम देखेंगे अभी इसको। तो आपने क्या देखा कि ये गंगोत्री टेहरी बांध होते हुए आ रही है देवप्रयाग तक। इसको देवप्रयाग तक रहने दो। अब इसको जूम आउट करो आप। जब इसको आप जूम आउट करोगे तो आप देखो कि इसमें दो तीन चीजें आपको मिलती है। दो तीन चीजें क्या मिलती है भाई? तो इसमें देखो, जैसे कहेंगे कि विष्णु गंगा अगर आगे बढ़ती है, विष्णु गंगा आगे बढ़ी, इधर से आपको आई धौली गंगा। देख रहे हो आप? विष्णु गंगा जिसको आप अलकनंदा बोलते हो, जो कि शतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, वह बद्रीनाथ और जोशीमठ के पास जब आती है, बद्रीनाथ होते हुए जब जोशीमठ के पास, यही जोशीमठ है, ठीक है, यहाँ जोशीमठ है, और जोशीमठ के पास जब आती है तो यहाँ विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों मिलकर के विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो आपको प्रश्न बनता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियों की धारा मिलती है? तो धौली गंगा, विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा, इन दोनों का। इसके बाद जब ये आगे बहती है तो आगे में इसको नंद प्रयाग मिलता है, जहां पे नंदाकिनी नदी या फिर इसी नंदाकिनी को काली गंगा कहा जाता है, वो नदी दोनों मिलती है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग से फिर ये नदी की धारा जब आगे चलती है, कौन सी जा रही है अभी ये धारा? अलकनंदा। ये हमेशा अलकनंदा कहलाती है वहां से लेकर देवप्रयाग तक। तो जब ये नंद प्रयाग से आगे बढ़ती है तो एक पिंडार नाम की नदी आकर के मिलती है। किधर से मिल रही है ये सारी नदियां? तो ये सारी नदियां आपको नदी के बाएं साइड से मिल रही है। नदी की बाएं साइड का मतलब क्या है? नदी जहां से शुरू हुई, जिधर जा रही है उधर की तरफ आप खुद को रख लो और देखो कि नदी की धारा किधर से किधर कौन सी मिल रही है, ठीक है। तो ये नदी जब इधर से इधर की तरफ जा रही है तो इसका बायां किधर होगा? इस साइड होगा। तो बाएं तरफ कौन सी नदियां मिल रही है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। और जब आगे बढ़ता है तो एक है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है? तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? रुद्र प्रयाग में। किससे? अलकनंदा से। और जब यह अलकनंदा से रुद्र प्रयाग में मिलती है, अपना जल इसमें देती है, उसके बाद जब यह अलकनंदा जाकर के देव प्रयाग में गंगा जी से मिलती है, तब यह गंगा कहलाती है। जब यह अलकनंदा, और इधर से क्या आ रहा था? भगीरथी, ये भगीरथी है और ये अलकनंदा है, फिर ये कहलाती है गंगा। देव प्रयाग के बाद गंगा का नाम गंगा हो जाता है। इससे पहले ये विभिन्न धाराओं में बटी हुई है, लेकिन मुख्य धारा इसका माना जाता है इसको, भगीरथी को। आपसे अगर प्रश्न ये पूछे कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो गंगोत्री ही होगा। शतोपंथ में अलकनंदा निकलती है, लेकिन गंगा का नाम यहाँ से गंगा कहलाना शुरू होता है। और देव प्रयाग के बाद अगर मैप हो तो उस मैप में आप देखेंगे कि इनके बाद जब यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब इससे विभिन्न नदियां आकर के मिलती है, ठीक है। तो आप इसको अगर देख लिए हैं तो एक बार के लिए आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार के लिए आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि कहाँ से कौन सी चीजें मिल पा रही है, ठीक है। आप देख रहे हो गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख पर्वत से जब यह निकली तो उसके बाद यह यहाँ पर आती है और इसी प्रकार से यह जो है आगे बढ़ती हुई जा रही है। उधर से विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा आती है और विष्णु गंगा में विभिन्न नदियां मिलती है, जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी यानी कि जिसको काली गंगा कहते हैं, पिंडार, मंदाकिनी। अच्छा, इन सारे का प्रयाग का नाम देख लिया आप। ये जो विलंगना मिलती है इसको गोविंद प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंद प्रयाग। ये तो हम भूल ही गए थे, गोविंद प्रयाग बोलते हैं, ठीक है, गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग में भिलंगना मिलती है, जहां की आप टिहरी डैम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देव प्रयाग देख पा रहे हैं टिहरी गढ़वाल के पास। टिहरी गढ़वाल में ही
तो देवप्रयाग के बाद इसको गंगा कहा जाने लगता है, और देवप्रयाग के बाद देखिए कि आप इस गंगा का विस्तृत रूप किस प्रकार से आगे बढ़ती है। देखो, ये था देवप्रयाग। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको दिख पा रहा होगा। देखिए, ये जो देवप्रयाग है, इस देवप्रयाग से जब ये गंगा आगे की तरफ बढ़ती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर, बिजनौर होते हुए जब आगे बढ़ती है, तो देवप्रयाग के बाद देखोगे कि ऋषिकेश आ रहा है गंगा के किनारे, हरिद्वार आ रहा है गंगा के किनारे। इस हरिद्वार के बाद गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती। यहाँ तक वो पहाड़ी रेंज से आ रही थी, ठीक है। यहाँ के बाद ये मैदानी रेंज में प्रवेश करती है, और मैदानी रेंज में यह जो है कहाँ से, तो एक प्रश्न बनता है कि गंगा कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। और इसका लास्ट स्टॉप जो उत्तराखंड में आपको है वो है लक्सर। लक्सर नाम की जो जगह है वो है लास्ट हो जाता है उत्तराखंड। वहां के बाद यह बिजनौर यानी कि उत्तर प्रदेश से यह बहना शुरू होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से जब ये आगे बहती है बिजनौर से, तो आपको एक जगह मिलता है जिसको बोलते हैं कन्नौज। और कन्नौज के पास एक नदी जो कि पुनः उत्तराखंड से आपको ओरिजिनेट हुई थी, जिसको रामगंगा बोलते हैं, वो रामगंगा जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से याद आ रहा है कुछ क्या, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे कि भारत के पहले नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है, वहां से यह जो है रामगंगा गुजरती हुई आती है और कन्नौज के पास गंगा से मिल जाती है। कन्नौज, आपको पता है कन्नौज, कन्नौज का ऐतिहासिक महत्व आप जानते ही होंगे। हर्षवर्धन की 2 राजधानियों में से एक ये हुआ करती थी, ठीक है। इतिहास में अगर आप हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन की 2 राजधानियां हुआ करती थी, जिसको आप एक को कन्नौज बोलते हैं और एक को क्या बोलते थे, थानेश्वर यानी कि कुरुक्षेत्र। थानेश्वर यानी कि कुरुक्षेत्र, ये दोनों राजधानियां हुआ करती थी कन्नौज और थानेश्वर, किसका, तो हर्षवर्धन का, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से यह रामगंगा आती है और रामगंगा जो है कन्नौज में गंगा से मिल जाते हैं। इसके बाद ये संयुक्त धाराएं आगे बढ़ती है, जैसे कि कानपुर वगैरह से। कानपुर के बाद यह प्रयागराज में जब आती है, तो प्रयागराज में इनकी एक सबसे बड़ी, आपको यह भी प्रश्न बन सकता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। और ये यमुना कहाँ से आ रही थी, अभी आपने देखा यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली थी, वहीं से जिस जिला में आपको गंगा ओरिजिनेट होते हुए दिखी थी, यानी कहाँ से, उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ब्लॉक के पास जो आपको एक पर्वत दिखा था जिसको आप कहते क्या, बंदरपूछ, और बंदरपूछ से यह निकल करके हरियाणा का यह क्षेत्र है, थानेश्वर वाला इलाका जो आपको दिखता है ना, वहां से होते हुए थोड़ी सी हिमाचल और हरियाणा के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हुए यह आगे बढ़ती है। ये आपको दिख रहा है, ये देखो आप, थानेश्वर से बढ़ती है आगे, ये दिल्ली है, आपका लाल किला दिख रहा होगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि मथुरा होते हुए दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए इटावा में जब आती है, तो इससे एक नदी आकर के मिलती है, चंबल। यमुना से चंबल मिलती है, और ये इसी प्रकार से चंबल नदी के मिलने के बाद, इटावा के बाद सिंध के और बेतवा नदी वगैरह, जो केन नदी वगैरह है, ये सारी नदी, छोटी छोटी नदियां जो है, इनकी जल लेते हुए प्रयागराज में आती है, और प्रयागराज में यह पूरे के पूरे जल गंगा को दे देती है संगम पे, जहां महाकुंभ लगता है। कुंभ भारत में कितने जगह लगते हैं आप हमें बताएंगे, हम अंत में बताएंगे आपको, लेकिन कुंभ भारत में 4 जगह लगते हैं। किस किस नदी के किनारे लगते हैं वो आप बताएंगे हमें, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ प्रयागराज से यह आगे बढ़ती है, तो प्रयागराज से आगे वाराणसी होते हुए थोड़ी सी आगे जब जाती है, यानी कि गाजीपुर के आसपास जब जाती है, तो गाजीपुर के पास एक नदी आकर के पुनः इससे मिलती है, जिसको आप बोलते हैं क्या, गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है इसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के पास जब आप देखोगे कि इसकी राजधानी से होते हुए जब यह नदी आती है, किसकी बात कर रहे हैं हम भाई, तो गोमती की। गोमती यह नदी जो है ना, विभिन्न शहरों से बहुत जिगजैग करते हुए आती है। यह नदी का यानी कि गोमती का जो उद्गम स्थल है वो है पीलीभीत में एक जगह है, फुल्लड़ झील करके, फुल्लड़ झील,
ठीक है, पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पे फुल्लर झील, और उस फुल्लर झील से इस नदी का उद्गम होता है, और यह लखनऊ, जौनपुर, इस ऐसे सुल्तानपुर वगैरह बड़े बड़े शहरों से होते हुए यह आती है, और बनारस के बाद गाजीपुर के निकट जो है ना, यह गंगा को अपना जल दे देती है, और गंगा पुनः आगे बढ़ते हुए गाजीपुर होते हुए यह इसके बाद बिहार में प्रवेश करती है। अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये जो नदियां हैं, जो जल गंगा को दे रही थी, वो गंगा जल लेते हुए आगे बढ़ रही थी विभिन्न शहरों से। इन शहरों का नाम याद रखेंगे आप। तो जब गंगा उत्तराखंड को छोड़ती है, तो वह हरिद्वार का एक जगह लक्सर नाम से है, वो है। लक्सर के बाद यह उत्तर प्रदेश में घुस जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से घुसती है? तो बिजनौर नाम की जगह से उत्तर प्रदेश में घुसती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए, गाजीपुर होते हुए जब बलिया के पास आती है, तो बलिया से पहले, यानी कि ये जब बलिया के पास आती है ना, तो बिहार का जब आप नक्शा देखोगे तो ऐसे इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है। इस प्रकार से आप देखोगे कि जब बिहार के पास जो है, ये वाली जो बॉर्डर है बिहार का, इस वाले बॉर्डर पे क्या होता है कि ऐसे थोड़ी सी यह बॉर्डर बनाती है बक्सर के पास। इस साइड बक्सर, इस साइड बलिया, इस प्रकार से है। तो इस साइड बक्सर है, इस साइड बक्सर है, इस साइड बलिया है। ठीक है, देखो ये बक्सर बलिया होते हुए यह जो है आगे बढ़ती है बिहार में। बक्सर के पास ही एक नदी आती है जो कि कैमूर रेंज के पहाड़ियों से आती है, जिसको कर्मनासा बोलते हो आप, और ये कर्मनासा आकर के इसी में मिल जाती है गंगा में। ठीक है, तो बिहार में जब यह बक्सर से प्रवेश करती है, आपने देखा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश की थी, बलिया तक में खत्म। बक्सर से यह बिहार में प्रवेश की है, विभिन्न जिलों से, लगभग उत्तर प्रदेश में यह जो है 28 जिलों से बहती है गंगा। फिर बिहार में देखेंगे 12 के आसपास जिलों से यह बहती हुई आगे जाकर के यह पश्चिम बंगाल, झारखंड में जाती है। झारखंड का सिर्फ एक जिला साहेबगंज में यह बहती है। ठीक है, तो गंगा जब यहाँ से आगे जाती है, तो आगे जाते हुए जब यह छपरा पहुंचती है, छपरा, छपरा भी आपको बिहार का एक जिला है, जिसको आप सारण भी, सारण जिला है और उसका छपरा एक शहर है। तो जब आप देखोगे कि यह छपरा पहुंचती है, छपरा शहर के पास, तो उससे पहले, थोड़ी सी पहले, आपको एक नदी आकर के मिलती हुई दिखेंगी, जिसको आप बोलते हैं घाघरा, सरयू, ये सारी नदी इसका नाम है। घाघरा नदी मेनली कहते हैं हम बिहार में। लेकिन जब यह घाघरा नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो जहाँ से निकलती है ना, जहाँ से निकलती है तिब्बत में, उस तिब्बत में जहाँ से जिस ग्लेशियर से निकलती है उसको बोलते हैं मापचा चुंगो, मापचा चुंगो ग्लेशियर। और मापचा चुंगो से जब यह निकलती है तो नेपाल में प्रवेश करेगी, और नेपाल में इसको कहा जाता है कर्णाली नदी। ठीक है, नेपाल में इसको कर्णाली नदी बोलते हैं। उसके बाद यह आगे बढ़ती है तो इसे घाघरा उत्तर प्रदेश में बोला जाने लगता है। और इसी में आकर के एक नदी और मिलती है, किसमें? तो घाघरा में, जो कि आपको पुनः शारदा नदी है। और यह शारदा नदी या फिर इसी को काली नदी बोलते हैं, ये वही है जो लिपू लेक के पास से भारत और नेपाल के इस पास जो है, इस साइड उत्तराखंड, उस साइड नेपाल, उस बीच में जो है सीमा साझा करते हुए आगे आती है। यही सीमा का निर्धारण करती है। हमने बताया था पिछले वाले वीडियोज में आपको कि काली नदी के साथ साथ जो है थोड़ी सी विवाद जो ये ओली सरकार थी यहाँ पे नेपाल में, ये करके चले गए। ये विवाद इन्होंने जानबूझ के किया था। काली नदी वाला जो विवाद था, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा वगैरह वाली जो बात थी, इन्होंने झूठ मूठ की चीजें क्रिएट करके, और इन्हें तो वैसे भी है जैन जी प्रोटेस्ट में इसको हटा दिया गया है, लेकिन ये विवाद करके चले गए। तो आप देखोगे कि ये काली नदी आकर के किससे मिलती है? घाघरा से। घाघरा से जब मिलती है तो घाघरा के किनारे एक बहुत ही अच्छी और पवित्र स्थान है, जिसको आप बोलते हो अयोध्या। ये देख रहे हो आप, ये अयोध्या शहर है। और अयोध्या नगरी जो है यह किस नदी के किनारे है? तो शारदा, ये घाघरा नदी के किनारे, जिसको आप सरयू बोलते हैं अयोध्या में, अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में। और इनका बहुत ही धार्मिक महत्व, एक बहुत ही ऊंचे स्थान पे इसको माना जाता है। इसकी जब बात करें तो पुराणों से लेकर के आज तक के ऐतिहासिक और ज्योग्राफिकल जो भी ग्रंथ है, उनमें आपको इनका उच्चारण या इनके बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, यह छपरा में आकर के गंगा को अपना जल विसर्जन करती है, और फिर गंगा आगे की तरफ बढ़ती है, और तब आपको पटना में देखने को मिलता है यह गंगा, जहां पर कि आपको 3-4 नदियां खास करके इससे आकर के मिलती है पटना के आसपास। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं पटना में कौन सी नदियां कैसे आके मिलती है। देखो,
ये आपको पटना दिख रहा होगा, ये छपरा। इसके बाद गंगा जब आगे बढ़ी, छपरा में किससे मिली थी, तो घाघरा से, जिसको आप सरयू बोलते हो। वो जब आगे बढ़ती है तो आगे देखोगे कि आप पटना है, और पटना से थोड़ा सा पहले ना, थोड़ा सा पहले एक नदी, थोड़ा सा क्या बोले, पटना ही बोल सकते हो आप, सोन नदी आकर के मिलती है दानापुर के आसपास, सोन नदी। और ये सोन नदी कहाँ से आया था, हमने आपको बताया था कि जो मैकाल रेंज में जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहां से सोन नदी निकली थी, वहीं से आपको नर्मदा भी निकली थी। वहीं से आपको हमने बताया था कि कौन कौन सी नदियां कैसे निकलती हैं। नर्मदा उधर की तरफ गई थी, और पश्चिमी घाट को, पश्चिमी तट पे जाकर के वह जो है गुजरात में अपना जल विसर्जन करती है, अरब सागर में। और ये सोन नदी जो है इधर के तरफ बहते हुए, उत्तर और पूरब की तरफ बहते हुए आकर के दानापुर के पास गंगा को अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इस साइड ये गंगा क्या है, पटना में क्या सिस्टम है कि पटना में गंगा के दक्षिणी तट पे आपको पटना मिलता है, गंगा के दक्षिणी तट पे खास करके आपको पटना मिलता है, पटना शहर। और इस साइड यानी कि उत्तरी तट पे आपको हाजीपुर मिलता है। ठीक है। तो हाजीपुर में क्या होता है कि गंडक नदी, ये गंडक नदी देख पा रहे हो आप, ये गंडक नदी जो कि पुनः आपको नेपाल के आसपास से यह निकलती है, नेपाल नेपाल के पास से निकलती, नेपाल में ही खास करके वहां से निकलती है। और यह आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होते हुए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बगल से होते हुए, खास करके थोड़ी सी उसका हिस्सा उसमें पड़ता है, वहां से निकलते हुए हाजीपुर में आकर के गंगा को अपना जल विसर्जित करती है। फिर देखोगे कि आपको दाएं साइड से, ये बाएं साइड से सारी नदियां मिल रही है। ठीक है, हमने बताया गंगा इधर की तरफ जा रही है तो बायां उस साइड हुआ, दायां इस साइड। जो भी नदियां उत्तर से आ रही है वो बायां हुआ, जो भी नदियां दक्षिण से आ रही है वो दायां होगा। ठीक है। पुनपुन नदी आकर के एक मिलती है फतुहा के पास, पुनपुन। और यह जो है फतुहा आप जानते हैं पटना में, पटना से थोड़ी सी आगे जाओगे आप इधर की तरफ तो आपको फतुहा देखने को मिलता है। पुनपुन नदी आकर के अपना जल विसर्जन करती है। ठीक। पटना की बात कर रहे थे, देख रहे हो, एक एक प्रकार से देखो तो ये जो है ना, तीनों चारों तरफ से नदी ही नदी है पटना के पास। समझ पा रहे हैं। उदयन ने इसको राजधानी क्यों बनाया था, मेनली रीजन तो यही था कि उदयन ने इसको राजधानी जो बनाया था वो इसीलिए कि यह पानी के चारों ओर से है, चारों ओर यहाँ पे पानी है, दुश्मन जल्दी से यहाँ पे अटैक नहीं, ये एक नेचुरल किला के रूप में उनको दिखा, इसीलिए उन्होंने यहाँ राजधानी बनाया था। ठीक है। वो राजगृह भी राजधानी क्यों थी, क्यों उन्होंने उन लोगों ने बनाया हुआ था, राजगृह सप्त पहाड़ी यानी कि चारों साइड से पहाड़ियों के बीच स्थित था। दुश्मन का घेराबंदी, एक मतलब किला की एक निर्माण करने की कोई जरूरत थी नहीं, तो वहाँ किला पहले से है, यानी कि नेचुरल किला है, यहाँ जल के रूप में, वहाँ पहाड़ी के रूप में, इसीलिए उन लोगों ने राजधानी का, और सुरक्षित जगह तो होना ही चाहिए राजधानी। ठीक है। उस प्रकार से आप देखोगे कि पटना से आगे गंगा निकलती है। जब पटना से आगे गंगा निकलती है तो आप देखोगे कि यह पटना के बाद थोड़ी सी जब आगे जाते हैं तो मुंगेर के आसपास में इससे एक नदी आकर के मिलती है, बूढ़ी गंडक। आपने देखा गंडक कहाँ मिल रही थी, हाजीपुर में। बूढ़ी गंडक पुनः आपको उत्तर दिशा से आती है, और ये कहाँ पर मिलती है आपको, तो यहाँ पर मुंगेर के आसपास, ये देख पा रहे हो आप, मुंगेर, मुंगेर में जो है यह आकर के मिलती है। मुंगेर के बाद थोड़ी सी आगे जाओगे तो बिहार की सबसे शोक, बिहार की श्राप आप कह सकते हो, बिहार की शोक यानी कि कोसी नदी आकर के मिलती है। इस कोसी नदी में इतनी धाराएं हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी कोसी नदी है। समझ पा रही है आप। हम जहाँ पे आपको यह वीडियो बना रहे हैं मधेपुरा, यहाँ से भी कई धाराएं हैं जिसको कोसी ही कहा जाता है। ठीक है। इसकी मुख्य धारा जो है उसको आप अरुणा बोलते हैं नेपाल में। और जब इसकी होता क्या है कि जहां से ये निकलती है, सात आठ धाराओं में, सात धाराओं में खास करके है। ठीक है। सप्तकोशिकी वहां पे कहा जाता है नेपाल में। नेपाल में गोसाई थान नाम के स्थान से यह निकलती है, जहां पर इनको सप्तकोशिकी कहा जाता है। सात आठ धाराएं होती है, सात धाराएं मुख्य रूप से सप्तकोशिकी कहा जाता है। जब आगे आती है बिहार में तो रास्ता अंधाधुंध बदलती, पहाड़ से निकली थी पागल की तरह, यहाँ पे रास्ता बदलती रहती है। पता चला रात में आपके घर के साइड से बहने लग गए, बरसात के मौसम में कोसी है, बधाई हो, बगल से कोसी बहा है, ऐसा हो जाता है। और आप देखोगे कि यह कोसी बिहार में बहुत हर साल बाढ़ लाती है। मेन रीजन है बिहार के पीछे रह जाने का कि यह कोसी जो है खास करके हर साल बाढ़ लाती है। और जितनी तबाही आपको अभी पंजाब में दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो बाढ़ आया है, जो कि मतलब
पश्चिम भारत में जो बाढ़ आई है, खास करके पंजाब के आसपास, हिमाचल के आसपास, उन क्षेत्रों में आप देखोगे कि अभी जब बाढ़ आई तो पूरी मीडिया इकोसिस्टम, नेताओं की इकोसिस्टम जो होती है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम, वो सारा केंद्रित है। लेकिन ये बिहार 2 महीने से डूबा हुआ है। इस बिहार के वो हिस्से जो 2 महीने से लगभग डूबे हुए हैं, जलमग्न हो गए गाँव के गाँव। एक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो रील्स में आ रहे होंगे आपको, वो देखे होंगे कि जमानिया नाम की एक गाँव थी, पूरी जलमग्न हो गई। लेकिन यहाँ आपको एक भी पॉलिटिकल लीडर्स नहीं दिखे, मीडिया कवरेज नहीं दिखा वो। क्यों? क्योंकि ये माना जाने लग गया है कि बिहार मतलब बाढ़ से ग्रसित एरिया, और कुछ नहीं बोलने वाले यहाँ के लोग, ये माना जाने लग गया है। ये सिस्टम एक तरह से क्रिएट किया गया है बिहार के प्रति। तो आप देखोगे कि यह कोसी, जो कि बिहार का शोक है, बिहार की श्राप कह सकते हो आप, ये आकर के कुर्सेला में, कटिहार में कुर्सेला नामक स्थान पर यह गंगा को जल दे देती है। और उसके बाद यह गंगा जो है आगे बढ़ती है। फिर से इसमें एक नदी, जब लास्ट में आप जाओगे बिहार के लास्ट में, तो देखोगे कि बिहार में थोड़ी सी यह बहती है, यहाँ पे किशनगंज के पास महानंदा है। महानंदा नदी इधर से आती है। महानंदा की एक और छोटी सी धारा है मेची, जो कि आपको दार्जिलिंग के आसपास के पहाड़ियों से निकलती है। और यह जो है वेस्ट बंगाल के बाद, सिक्किम वगैरह के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद थोड़ी सी किशनगंज के आसपास बिहार के साथ जो है बहते हुए, और यह आकर के आपको पश्चिम बंगाल में ही जाकर के बहती है। जब यह कटिहार से जा रही होती है ना गंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब कटिहार से जा रही होती है गंगा, तो कटिहार से जाने के बाद यह थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ पे आप देखोगे कि झारखंड के एक जिला है साहेबगंज। क्या? साहेबगंज। साहेबगंज, ये है साहेबगंज। साहेबगंज जिला से होते हुए यह बहती है। ठीक है, तो साहेबगंज जिला से होकर के बहती है। झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर के गंगा बहती है। तो आपको प्रश्न कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जब पूछा जाता है कि गंगा किन किन राज्यों से होकर के बहती है, तो उसमें आप झारखंड को छोड़ देते हैं। नहीं, झारखंड से तो नदी बह रही है गंगा। कहाँ से भाई? तो साहेबगंज नाम की जिला से। जब आगे यह बहती है तो पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी आकर के जल विसर्जित करती है। और महानंदा नदी जो है इस तरफ से आकर के गंगा में जल देने वाली आखिरी नदी हो जाती है। ठीक है, महानंदा जो है वह इस तरफ से, यानी कि बाएं तरफ से आकर के गंगा में अपना जल विसर्जन करने वाली आखिरी नदी होती है। और यह जब जल विसर्जन करती है, उसके बाद जब आगे थोड़ी सी आगे जाने के बाद फरक्का नाम से एक स्थान है। और फरक्का, ये जानते हैं, महानंदा आप देखोगे कि कटिहार के बाद तो यह खत्म हो गया बिहार। उसके बाद मुर्शिदाबाद यानी कि पश्चिम बंगाल शुरू होता है यहाँ से। जब यहाँ पे कटिहार और साहेबगंज वाले बॉर्डर के बाद जब इधर जाते हो, ये इधर आपको बिहार था, ये आपको झारखंड, और इधर फिर से आपको वेस्ट बंगाल हो गया। तो वेस्ट बंगाल में जब प्रवेश करती है, ये देख रहे हो आप, इस प्रकार से जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, तो मुर्शिदाबाद नाम से एक जिला है, वहां से प्रवेश करती है। और वहां के बाद आप देखोगे कि आगे जब जाती है, फरक्का में एक बैराज है, फरक्का बैराज आपने देखा ही होगा, फेमस है यह। अगर नहीं देखे हैं तो आप सुना तो जरूर होंगे आपने। ठीक है, तो फरक्का बैराज के पास, उसके बाद फरक्का के बाद बैराज जो है, उसके बाद क्या होता है, फरक्का नामक स्थान पे गंगा अपने दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। मुख्य धारा जो इनका है, जो बड़ी धारा होती है, वह यहाँ से जब इधर से आ रही थी फरक्का बैराज के बाद भगीरथी होते हुए, भगीरथी कहलाते हुए आगे बांग्लादेश में घुस जाती है। और यह यहाँ से एक छोटी सी धारा इसकी हुगली नाम से बहती है, जो कि अपना कोलकाता होते हुए, हुगली जानते हैं, कोलकाता किसके किनारे है? हुगली नदी के। हम गंगा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। क्यों? इसकी दो धाराएं जो बट गई, उसमें से जो एक धारा है जो दक्षिण की तरफ बह जाती है, हुगली नदी, उसको कहते हैं। इसी हुगली नदी में आप देखोगे कि दामोदर नाम की नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार से शुरू हुई थी और वह बहते हुए आती है दामोदर, अच्छा दामोदर नदी यह बहते हुए हुगली में मिलती है। ठीक, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये बहुत ही प्रश्न लाने वाला और बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की दुनिया में, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की दुनिया में। दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने बैराज है, जैसे बड़ाकड़ है, ये सब जो, ये जो जितने बैराज है उन सब का भी नाम याद रखिएगा। बांध वगैरह जो है परियोजनाओं से संबंधित, खास करके सिंचाई, जल आपूर्ति और जो है बिजली के उत्पादन के लिए इन घाटी परियोजनाओं का बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया था। और आप जानते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित नेहरू जी ने कहा था
कि जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होते, दरअसल यहाँ नहीं कहे थे उन्होंने, वो भाखड़ा नांगल डैम के उद्घाटन में उन्होंने कहा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो बांध है, ये आधुनिक भारत के मंदिर है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि किसने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो वो कहे थे पंडित नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, दामोदर नदी हुगली से मिलती है और हुगली जाकर के जल विसर्जित करती है। आपको दीघा घाट वगैरह देखे होंगे, दीघा बीच जो है पश्चिम बंगाल में। ये जो फरक्का बैराज है, यहाँ से जब ये दोनों टूटती है तो होता क्या है कि ये जो मुख्य धारा है ना, इस मुख्य धारा में जल चला जाता था काफी। समझ पा रहे बात को? काफी चला जाता तो हमें बैराज की जरूरत पड़ी। बैराज मुख्यतः क्या है कि पानी को नियंत्रित करेंगे, नियंत्रित करके उस पानी को जो है अपने तरीके से डाइवर्ट करेंगे। आपने अभी देखा होगा जो हमारा विवाद चल रहा था सिंधु जल समझौता का, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो हम देखेंगे जब सिंधु नदी को पढ़ने लगेंगे तो उसमें देखेंगे जब वो सिंधु नदी पर हमने बैराज वैराज बनाने की बात की तो पाकिस्तान ने हमेशा विरोध किया। लेकिन हमारा इसके साथ बांग्लादेश के साथ संधि हो रखा है, जिसके तहत हम जो है फरक्का बैराज निर्माण करके भगीरथी नदी में जाने वाली जल को नियंत्रित कर करके थोड़ी जो अपने उपयोग की जल है, जिस उपयोग के जल के कारण अभी क्या होता था कि हुगली नदी में आपको आगे जाकर के कोलकाता के पास कोलकाता बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह उससे आगे है। देख पा रहे हैं आप? तो हल्दिया बंदरगाह में होता क्या था कि ये जब नदी अंत होने लगता है ना, जब नदी बड़े जलाशय में जल छोड़ने लग जाते हैं तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा आखिर क्या होता है वो समझेंगे हम अभी। लेकिन क्या होता है कि ये जो इतने दूर से जो उत्तराखंड से जो अभी आ रही थी, ये अपने साथ बहुत सारे गाद लाती है। गाद समझते हैं? अवसाद लाती है, बहुत सारी चीजें उसमें, छोटी छोटी कंकड़ पत्थर बालू अवसाद लाते हैं। एक छोटी सी नदी द्वीप आप देख लो कितने बड़े रहते हैं। आपने अगर पटना में एनआईटी घाट में गए होंगे तो एनआईटी में गंगा दिखता है बहुत पतला है, उतना पतला है नहीं। ठीक है, उसके बाद जो वो द्वीप दिखता है ना आपको एनआईटी घाट से उधर, गांधी घाट जिसको कहते हैं उससे उधर, तो वो जो द्वीप है ना, वो द्वीप है नहीं, यही गाद ला करके जमा की गई है गंगा के द्वारा। वो बरसात में तो ढक जाती है पानी से, लेकिन बरसात के बाद वो फिर से वापस ऊपर हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो गाद ला करके जमा कर देती है ना डेल्टा के रूप में, डेल्टा मतलब त्रिभुजाकार आकृति में, तो उसके कारण क्या होता है कि हल्दिया बंदरगाह में पानी की कमी महसूस होती थी। जहाज आएंगे कैसे बड़े बड़े, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बैराज बनाए। इस बैराज से एक नहर निकाल करके इस हुगली नदी को कनेक्ट किया गया। नहर जिसको आप फीडर कैनाल बोलते हैं। ठीक, फड़क्का फीडर कैनाल। फीडर कैनाल का काम क्या है कि यहाँ जो पानी घेरे थे हमने भगीरथी का, उस पानी को घेर करके और जितना इसमें चाहिए हुगली में, उस मतलब गाद वाद को भसा दे, इतनी तीव्र गति की पानी जितना आपको चाहिए उतना इस नहर से होकर के हुगली में छोड़ दी जाती है। बाकी पानी आप जाते रहो। ऐसा नहीं कि हम उसका पानी घेर लेते हैं, इसमें पानी नियंत्रित करके इसमें जितना जरूरत है बड़े बड़े जहाजों के लिए उस हिसाब से पानी छोड़ा जाता है हुगली नदी में। नहीं तो हुगली में पानी ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारी पानी मुख्य धारा होकर के निकल जाती है। हुगली हुगली में थोड़ी सी कम पानी हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत कम हो जाती थी। तो इस कैनाल का मुख्य काम वही था। ठीक है, और इस बैराज से इस जब कैनाल हम बना ही लिए, बैराज बन ही गया, तो यहाँ से सिंचाइयों के लिए तो काम किया जा सकता है, तो सिंचाई के लिए भी काम की जाती है यहाँ से। ठीक है, आप देखोगे जब यह हुगली यहाँ पे जाती है, ये तो गिर गई इधर, जब ये भगीरथी आगे बढ़ती है, भगीरथी जब यहाँ पर छोड़ देती है, यानी कि भारत के बॉर्डर को छोड़ देती है, इस साइड भारत है और इस साइड बांग्लादेश है। तो जब बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है तो भगीरथी नाम इसका खत्म, भगीरथी कहना बंद, इसको पद्मा कहने लगते हैं लोग। और जब पद्मा कहने लगते, किसको? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहने जब लगते हैं, उस समय ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपको कहाँ से निकली थी? तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से निकली थी, सांगपो कहलाई थी तिब्बत में। आकर के जब वह बिहार मतलब भारत में जब आती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है असम होते हुए, जब यह फिर से बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में अपना जल यह गंगा को दे देती है। बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे हम, जब ब्रह्मपुत्र पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे कि आप देखिएगा कि इसको दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग। भारत में ब्रह्मपुत्र तो हम बोलते हैं, ओवरऑल ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, लेकिन दिहांग नदी इसको कहीं कहीं पर बोलते हैं। उसी तरह से बांग्लादेश में जब ये ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो इसको जमुना बोलने लगते हैं। यमुना से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये जो जमुना है, बांग्लादेश के लोग इसको जमुना बोलने लगते हैं। ठीक, और उत्तर प्रदेश में जो नदी थी यमुना थी, तो यमुना
यमुना वो थी जो यमुनोत्री से निकली थी। जमुना अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि बांग्लादेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जा रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद यानी जमुना के मिलने के बाद जब यह थोड़ी सी आगे जाती है, कौन, तो यही पद्मा, ये जब आगे जाती है पद्मा यानी कि बांग्लादेश में गंगा, जब ये आगे जाती है तो इससे एक नदी उधर से आपको आकर के मिलती हुई देख रही होगी जिसको बोलते हैं मेघना नदी। और जब ये मेघना, दरअसल ये मेघना ही मुख्य धारा हो जाती है और मुख्य धारा मेघना के रूप में गंगा जो है बांग्लादेश में अपना जल पश्चिम बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। अब देखिए जब ये जल विसर्जित करती है, होता क्या है कि इतनी दूर से आती है, कितना है गंगा की लंबाई, 2525 किलोमीटर, कितना है 2525 किलोमीटर। इस 2525 किलोमीटर, ये तो भारत में है। इतने दूर से आई नदी जब आती है तो थक जाती है, समझ पा रहे हो आप, चलना धीरे धीरे कर देती है। सामने बहुत बड़ा जलाशय है, आप देखे होंगे सामने जब बहुत बड़ा जलाशय हो, इधर से जल जा रहा है समतल रूप में, समतल रूप में अगर जल जा रही है क्योंकि अब सामने बहुत बड़ा जलाशय है, इधर से जल जा रहा है, प्रेशर उतना रहा नहीं, तो भाई जब प्रेशर है नहीं तो धीरे हो जाती है नदी, थकी रहती है। और जितना भी आप देखिएगा कि स्पीड कम हुआ तो जो गाद लेकर के आ रही थी वो गाद बैठना शुरू हो जाता है। नदियों के साथ जो गाद आती है, जो उसमें अवसाद आते हैं, वो बैठना शुरू हो जाता है अपना जल। जैसे आप गिलास में अगर मिट्टी डालोगे तो अब अगर शांत है तो ठीक है, अगर गिलास को घुमाते रहोगे यानी कि उसमें अगर मोशन रहेगा तो आप देखोगे कि वो नहीं बैठेगा मिट्टी, लेकिन अगर शांत छोड़ दो गिलास को थोड़ी देर बाद वो मिट्टी बैठ जाएगी अंदर। उसी टाइप से जब ये नदियां अपना जल छोड़ने लगती है तो विभिन्न धाराओं में विभक्त इतनी अस्थिर हो जाती है ना कि पानी किधर से किधर भी चलने लगता है, विभिन्न धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसी चीज को आप अगर देखोगे ना तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है, ये देखो, ये देखो इधर से ये आपको गंगा आती हुई दिख रही है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र, और ये जो है इधर से मेघना। ये जब जल छोड़ती है तो देखो कितनी धाराएं हैं, इसकी कितनी धाराएं हैं, देख पा रहे हैं आप, कितनी धाराएं हैं। ये देखो, ये आपका हुगली, इसकी भी कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं। ये जो हाथ जैसा संरचना बना देती है ना, एक तरह से देखो तो ये यहां से लेकर के ये त्रिभुज ही तो है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है डेल्टा। क्या, डेल्टा। और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। हुआ होता क्या है देखो, कि जब ये जल गिराती है, जब ये जल गिराती है नीचे, तो जल गिराते के क्रम में हमने बोला आपको कि ये हो जाती है, थक जाती है और आराम से जल गिराती है। तो कुछ जो भूभाग होते हैं, जो जल, वो जो अवसाद जमा होते पानी में होता है जो कि डूबा रहता है, उससे ऊपर वाले रहते हैं, उससे ऊपर जो कि आपको मिट्टी के रूप में दिखने लग जाता है, धरती के रूप में। तो जो धरती के रूप में दिखने लग जाता है वो चूंकि इतने फर्टाइल होते हैं, इतने उपजाऊ होते हैं कि वहां आपको घास फूस तो देखेगा, पेड़ पौधे तो लगेंगे ही। तो जो ये ऊपर वाले हिस्से हैं ग्रीन 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 ग्रीन, ये देखोगे कि आप यहाँ पे आपको सुंदरी नामक वृक्ष, एक तो सुंदर और उतने सुंदर कि इनका नाम भी सुंदरी है, तो सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सुंदरी नाम की जो वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से इस क्षेत्र को सुंदर वन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप किस क्षेत्र को, तो ये गंगा की जो मुहानी वाली क्षेत्र है, मुहाना इसको बोलते नहीं है, डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाग में विभक्त हो जाती है धाराएं लास्ट में। और धाराएं जब लास्ट में बहुत सारे विभक्त क्यों होती है, क्योंकि गति कम है, प्रेशर है नहीं, तो अपने मन से पानी जिधर मन होता है उधर जाती है और आराम आराम से त्रिकोण आकृति में, त्रिकोण आकृति में आकर के अपना पानी छोड़ती है, जैसे फिंगर जैसन हाथ हो, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी धाराएं हो जाती है। अवसाद जमा हुए, अवसाद जमा होने के कारण बहुत सारे, क्योंकि निरंतर चलती रहती है सारी चीजें, अभी बरसात में काफी हो जाता है। ये जब अवसाद जमा होते हैं उसी को कहते हैं डेल्टा। और ये जो डेल्टा है, सुंदरवन की जो डेल्टा है, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण है। और ये जो सुंदरवन है, यह आपको रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। हमारे यहाँ तो सुंदरवन नाम से एक पार्क भी है, नेशनल पार्क, ठीक है, हमारे यहाँ वाले हिस्से में यानी पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में। इसका विस्तार आपको पश्चिम बंगाल यानी कि भारत और बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा की डेल्टा होती है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा मतलब सीधी सी बात, ग्रीक वर्ड में जो आप डेल्टा लिखते हो ना, ऐसे मैथमेटिक्स में कभी कभी यूज करते होंगे, ये जो डेल्टा है ग्रीक ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, और इसीलिए इसी के आकृति जैसा होता है, तो इसलिए इसको डेल्टा कहते हैं। वो नदियां जैसे कि एस्चुरी, कुछ कुछ नदियां निर्माण करती है, आप देखोगे जब पश्चिम घाट में नदियां बहेंगी तो वो एस्चुरी, एस्चुरी क्या होता है, दरअसल एक ही नदी आई और आकर के बह गई, एक ही धारा में बह गई, मतलब नीचे चले गए, पानी दे दी, तो उसको एस्चुरी बोलने लगते हैं, मुहाना बोलते हैं। यहाँ तो एक धारा की बात ही नहीं है, यहाँ तो गिन नहीं पाओगे, अगर धाराओं की बात करोगे तो बहुत धाराएं हैं, और इसीलिए यह एक आकृति तैयार होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, सुंदरवन की डेल्टा बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको क्या बनता है कि प्रश्न देखोगे आप, कुछ प्रश्न आपको यहाँ से बनते हैं, जो मुख्य रूप से होता है कि ये तो हमने पढ़ लिया है कि नदी द्वारा बहाकर लाई गई जो तलछट होती है, उस तलछट के जमा होने के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। जो यह आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि मतलब नमी वाली भूमि जो होती है, उसके मुहाने के पास तलछट के जमाव से बनती है, और इसमें नदी की शाखाओं की विस्तार होती है। नदी की जो है ना, एक नदी आ रही थी, 25-30 नदी हो गई वहां आते आते, क्योंकि अस्थिर हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल भारत में है, और इसका जो है दुनिया का सबसे बड़ा का डेल्टा का खिताब इसको मिला हुआ है। डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्रीक लेटर डेल्टा के आकार में दिखने को हमें मिलता है। सुंदरवन का डेल्टा फेमस किस लिए है, तो सुंदरवन का डेल्टा फेमस है आपको रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और सुंदरी नामक वृक्ष के लिए, जो कि सदाबहार वन है। ये सदाबहार वन क्या होता है, सदाबहार वन होता है ऐसी वन जो हमेशा हरा भरा रहे। ठीक है, सदाबहार वन होता है। ठीक, हमने ये सब चीजें देख लिया है, जैसे कि गंगा हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। लक्सर जो है यूके का, उत्तराखंड का, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड का, के बाद यह बिजनौर में यूपी से प्रवेश करती है, यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है, ये हमने देख चुका है। रामगंगा बाएं से, आपको देखोगे कि बाएं से यमुना, रामगंगा बाएं से, यमुना दाएं से मिलने वाली गंगा में पहली पहली नदियां हैं। ठीक है, आपने देखा था अभी मैप में। आप अगर कंफ्यूज हो पा रहे हैं तो पीछे जाइए, उसको देखिए। हमको उम्मीद पूरी है कि गंगा रिवर सिस्टम से आपको प्रश्न नहीं छूटेंगे, इस प्रकार से हमने ना इन्हें देखा है। यूपी के लगभग 28 जिलों, मैंने बताया था कि यूपी के 28 जिले और बिहार के 12 जिले, 12 जिले कौन से हैं, 12 जिले देखोगे कि बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर होते हुए कटिहार में जाकर के यह खत्म होती है। और बिहार के बाद तब यह घुसती है थोड़ी सी आपको साहेबगंज नाम के झारखंड में, साहेबगंज नाम के जिले झारखंड में घुसती है, और उसके बाद मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में प्रवेश करके यह अपना जो है दो भाग में बंटती है फरक्का के पास। महानंदा बाएं से गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी है। महानंदा क्या है, बाएं से मिलने वाली गंगा में अंतिम नदी है, और बिहार की भी लास्ट नदी होती है महानंदा। महानंदा बिहार में हम बताए थे किशनगंज के पास थोड़ी सी कोना पे आपको यह देखने को मिलता है। फरक्का के पास दो भाग में बट जाती है, हुगली और भगीरथी, आपने अभी देखा था। भगीरथी में छोटा नागपुर के पठार से आने वाली दामोदर नदी नहीं मिलती है, नहीं बिल्कुल मिलती है भाई, मिलती है। भागीरथी में छोटा नागपुर पठार से आने वाली दामोदर नदी नहीं मिलती। अच्छा, भागीरथी में नहीं मिलते, बिल्कुल सही है, ये देखो यहाँ मैंने ही गलती कर दिया है। भागीरथी में नहीं मिलती है, किसमें मिलती है, तो भाई मिलती है किसमें, हुगली में। ठीक है, हुगली में मिलती है, हुगली में। भागीरथी तो आपको बांग्लादेश की तरफ चल जाती है, हुगली आती है, जिसमें कि आप फीडर कैनाल के तहत उसमें जल देते हैं फरक्का बैराज से लेकर के। ठीक, उसके बाद दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस तरह से बिहार का शोक कोसी को कहते थे, उसी तरह से इसको दामोदर को आप बंगाल का शोक कहते हैं। इसके शोक कहने का विभिन्न कारण है, बाढ़ वाड़ की तो बात जो है वो है। इसके शोक कहने का है कि यह जो है जैविक रूप से रेगिस्तान है, इतनी फैक्ट्रियां, पता नहीं कौन कौन से इसमें विषैले चीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह जैविक रेगिस्तान कहलाते हैं, और जैविक रेगिस्तान भी कहलाते हैं और बंगाल का शोक भी कहलाता है। ठीक है, गंगा में प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 है। अच्छा, ये हमने छोड़ दिया था। गंगा में आप देखोगे जहां प्रयागराज है, महाकुंभ लगा था, उस महाकुंभ से, यानी कि प्रयागराज से लेकर के यहाँ तक में, प्रयागराज से लेकर के कहाँ तक में, तो प्रयागराज से लेकर के
हल्दिया तक में आप देखोगे कि आपको नेशनल वाटरवे 1 देखने को मिलता है। नेशनल वाटरवे 1 का मतलब क्या है कि नेशनल वाटरवे 1 जो है यह जलमार्ग है जो कि आपको 1620 किलोमीटर की है प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक में। नेशनल वाटरवे और है, जैसे आप देखोगे कि ब्रह्मपुत्र में भी है और इस प्रकार से आप विभिन्न चीजों को आप देख पाओगे कि वो है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने देखा है। और गंगा को जो आप देखोगे कि पद्मा के नाम से जाने जाने के बाद जब पद्मा में इसमें मेघना मिलती है तब आप देख पाओगे कि आप मेघना के नाम से ही यह धारा जाकर के बह जाती है। और मेघना के नाम से यह धारा बहती है, यानी कि वहां पर इसको ना तो पद्मा कहते हैं और ना इसको जो है गंगा कहते हैं, यानी मेघना नाम से यह बांग्लादेश में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसको। हमने बोला था आपको कि भारत में कहाँ कहाँ कुंभ लगता है, आप देखे होंगे। हमने बोला था प्रयागराज, और प्रयागराज के अलावा जब आप देखोगे तो वो क्या है कि प्रयागराज के अलावा, किधर गया मैप, हाँ ये प्रयागराज के अलावा यहाँ पर प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ लगती है। किस नदी के किनारे, तो गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम जिसको बोलते हैं वहां पे। उसके बाद आप देखोगे महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, ये जो गोदावरी नदी है ना, ये देखो, रुको एक मिनट, गोदावरी नदी के किनारे आपको देखने को मिलती है। गोदावरी नदी जो है ना, गोदावरी नदी के किनारे आपको एक कुंभ मेला लगता है नासिक में। उसके बाद देखोगे मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, यहाँ लगती है कुंभ। इसके बाद उत्तराखंड में देखोगे हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। तो ये चार जो है, ये चार जगह भारत में कुंभ लगते हैं, कुंभ मेला लगते हैं। और कुंभ कितने होते हैं, 12 साल पे एक बार कुंभ होता है। उसके बाद इसका अर्ध कुंभ होता है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं जो कि आपको देखने को मिलता है, हमारे धर्मशास्त्रों में इनका वर्णन है। तो आप गंगा नदी तंत्र को अभी देख पाए हैं। गंगा नदी तंत्र अब आपका खत्म हुआ। नेशनल वाटरवे 1 आपने देखा कहाँ से कहाँ तक था, तो यह था प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर। हल्दिया यानी कि जो कोलकाता बंदरगाह का टर्मिनल बंदरगाह है ना, उसके जो भाड़ को कम करने, जिसको कोलकाता बंदरगाह कहते हो, उसके भाड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। नीचे जाकर के आप देखोगे कि बंगाल के खाड़ी की तरफ हुगली नदी में ही है, वो भी हुगली नदी के मुहाना आप कह सकते हैं। ठीक, इन सारे चीजों को आपने आप देखा, ये आपका था गंगा नदी तंत्र। अब आपका हो सकता है तो मैं बनाऊं दूसरे वीडियो, क्योंकि टाइम इसमें बहुत हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, फिर देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हो तो दोनों को हम एक साथ ही ले लेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां जो ये है, जो ये गोदावरी वगैरह है, नर्मदा वगैरह, इन सारी नदियों को भी हम देखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है कि आपको बेहतर लग रहा होगा वीडियो, और बहुत ही आपका इसी तरह से हमें साथ मिलता रहेगा। धन्यवाद।